ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में कभी यूज नहीं करना, ये भी सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो है देखो प्लूरल नाउन। अगर हम प्लूरल नाउन्स का यूज करते हैं, तो हमें क्या दा का यूज नहीं करना अगर प्लूरल है तो। फिर दूसरा कह रहा है नाउन्स बट अनकाउंटेबल नाउन्स, बट ये कंप्लीट नहीं है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स जिनका मीनिंग क्या हो, जनरल हो, जिसको हम क्या ले रहे हैं, एक जनरल मीनिंग में ले रहे हैं। जैसे स्टील है, आयरन है, जो कि जो मेटल है, इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे, सेंटेंस के अंदर काउंट नहीं कर पा रहे, सेंटेंस के अंदर काउंट नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पे ना तो दा का यूज करेंगे, ना तो हम यहाँ पे इंडेफिनेट का यूज करेंगे, नहीं इंडेफिनेट का, किसका भी यूज नहीं करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले। आपको नहीं पता कितनी स्टील की बात कर रहा है, आपको पर नहीं पता कि उसने कितनी हिस्ट्री पढ़ी है, हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हो चैप्टर 2 तो आप लिख सकते थे। अगर एक चैप्टर दिया होता तो ही स्टडीड चैप्टर। लेकिन अनकाउंटेबल है तो आप ना तो यहाँ पे डेफिनेट यूज कर पाओगे। फिर कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। वो कह रहा है कि मतलब ये तो बता दो, ये तो अनकाउंटेबल बोल दिया, पर अनकाउंटेबल में आप किस चीज को इंक्लूड करना चाह रहे हो। तो उन्होंने कहते हैं इसके अंदर आप ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को, कितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, आप उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाओगे नहीं, जैसे नेसेसिटी, जरूरत, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप इसको देख नहीं सकते हो। क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा करना, इनसे पहले आप कभी भी दा नहीं लगाओगे, इससे पहले कभी आप डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करोगे। बट एक कंडीशन आगे इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन कैसा है, डिफाइंड मतलब क्या, वही मैंने सर्ट वाला एग्जांपल याद है, डिफाइंड वाला याद है या नहीं है? नहीं, तो मैं अगर वाला एग्जांपल अगर ले लूँ वापस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में था, ठीक है, ही बॉट अ शर्ट, उसने शर्ट खरीदी, कौन सी खरीदी ये नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में बोल दो ही इज वेयरिंग द शर्ट विच ही बॉट यस्टरडे, उसने वो शर्ट पहनी जो उसने लास्ट डे ही खरीदी है। तो उसने डिफाइन कर दिया नाउन को, क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में दा आएगा, यानी जब भी से डिफाइन हो जाए तो दा आएगा ही आएगा। और सिर्फ आर्टिकल का नाम भी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, तो डिफाइंड तो इसके अंदर आएंगे, जो डिफाइंड हो चुके हैं उनके साथ में वर्ड आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता, शर्ट की जगह अगर एस हो जाए, शर्ट्स हो जाए, तो प्लूरल बन गया, ठीक है, आ हटा दो, प्लूरल है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं दा, यहाँ पे मैं क्या दा शर्ट्स, तो सर शर्ट्स के साथ दा आ सकता है, शर्ट्स के साथ दा आ सकता है ना, प्लूरल के साथ आ सकता है। अगर प्लूरल भी डिफाइंड है, अगर आपका क्या कहते हैं अनकाउंटेबली डिफाइंड है, यानी किसी भी तरह का नाउन अगर आपका डिफाइंड है, किसी भी तरह का, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे वो आपके ये वाले क्या कहते हैं प्लूरल हो, अगर ये डिफाइंड है तो आपके डेफिनेट आर्टिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। ये रहा है ना। तो स्वीट्स बेसिकली यहाँ पे नाउन है, और स्वीट्स को डिफाइन कर रहा है। स्वीट्स कौन से वाले, जो हमने लास्ट डे खरीदे खराब हो गए, वो खराब हो गए, है ना, वो खराब हो गए। फिर कह रहा है द पेपर इन नॉर्वे इज ऑफ हाई क्वालिटी, सर पेपर को डिस्क्राइब करें, पेपर कौन सा वाला, नॉर्वे वाला। द जेनरोसिटी ही हैज शोन अस इज सरप्राइजिंग, तो जेनरोसिटी सरप्राइजिंग, कौन सा जेनरोसिटी सरप्राइजिंग है, जो कि उसने हमें शो की है, तो अगर चीजें डिफाइंड हो रही है तब डेफिनेट आर्टिकल का ऑब्वियसली यूज करोगे। और दूसरा, ही बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज यूज एज अ नाउन, अगर लैंग्वेज का यूज हम एज अ नाउन कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज का नेम हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, अगर हम एज अ नाउन यूज कर रहे हैं, तो हम उससे पहले दा नहीं लगाएंगे। सर लैंग्वेज को एज अ नेम कैसे यूज कर रहे हैं, मतलब क्या, उसने कोई लैंग्वेज सीखी, तो ऐसे वाले केसेस में ना आप कभी दा नहीं लगाओगे, ही लर्नड द रशियन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ही लर्नड द इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब भी लैंग्वेज का नाम रखा जाता है तो लैंग्वेज के नाम से पहले दा नहीं आता, ठीक है।
बट अगर उस लाइन का यूज कैसे किया गया है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल अगर ध्यान हो तो मैंने बोलता द इंग्लिश, अगर द इंग्लिश लिखा हुआ है तो द इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अमेरिकन लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, ठीक है। द रशियन, तो द रशियन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होगा रशियन लैंग्वेज, द रशियन लैंग्वेज का हो जाएगा रशियन बोलने वाले, रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, रशियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग। तो बोला द रशियन लैंग्वेज स्पोकन बाय मिलियंस ऑफ पीपल, जो रशियन लैंग्वेज है ना वो मिलियंस ऑफ पीपल्स के साथ बोली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे रशियन जो वर्ड है इसको कैसे यूज किया गया, एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव कैसे, लैंग्वेज नाउन है। अब लैंग्वेज कौन सी है, इस नाउन को कौन डिफाइन कर रहा है, इस नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, इस लैंग्वेज की क्वालिटी कौन बता रहा है, सर ये वाला वर्ड। और जो वर्ड दूसरे वर्ड की क्वालिटी बताते हैं, जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताते हैं उनको तो एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे जो रशियन जो वर्ड है वो एडजेक्टिव यूज हुआ है। और अगर किसी लैंग्वेज का यूज एज एन एडजेक्टिव हुआ है तो आप वहाँ पे दा यूज करोगे। ये फिर मैं अगेन इंपॉर्टेंट बोलूंगा, एक्सेप्शन सारे ही मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, आप अगर नोटिस कर रहे हो तो। ही थॉट देयर वाज अ ग्रेट फ्यूचर, ही थॉट देयर वाज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर द कोनकानी लैंग्वेज। पता नहीं कहाँ की लैंग्वेज है, तो मेरे को नहीं पता कहाँ की लैंग्वेज, मेरे को नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है कोनकानी, मेरे को नहीं पता। तो वही बात है यहाँ पे लैंग्वेज की एडजेक्टिव कौन सी है, ये वर्ड, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो आपका इससे पहले क्या आएगा, द आएगा, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। और एक चीज, बिफोर मैन यूज इन द सेंस ऑफ मैनकाइंड, वो कह रहे हैं मैन से पहले आप बोली लगाओगे, क्या कहते हैं आर्टिकल, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। वो कह रहे हैं अगर मैन का जो यूज है ना, यूज अगर किस सेंस में हो, पूरे मैनकाइंड के लिए, यानी वो मैन पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कराओ, अगर वो मैन पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कराओ तो अब दा नहीं लगाओगे, तो अब दा नहीं लगाओगे। अगर वो मैन पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करा तो कह रहे हैं मैन हैज मोर इंटेलिजेंट, सॉरी मैन हैज मोर इंटेलिजेंस देन एनिमल, देन एनिमल। तो यहाँ पे मेरे को किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, वो प्यूरी ह्यूमन काइंड की बात कर रहा है कि जितने भी इंसानों की जो प्रजाति है ना, इंसानों की जो कैटेगरी है, वो एनिमल्स से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो एनिमल्स से ज्यादा इंटेलिजेंस रखते हैं। फिर कह रहा है इन एक्सप्रेशंस फॉर मीन्स ऑफ ट्रेवल यूज जनरली। जब ये मीन्स ऑफ ट्रेवल की बात करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रेवल मतलब क्या, ट्रेवल करने के तरीके, ट्रेवल करने के रिसोर्सेज, जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय कार, ठीक है, बाय सी, ये लिखे हुए हैं। तो इनसे पहले भी हम कभी दा का यूज नहीं करते, लिखते बाय द रेल, बाय द बस, बाय द सी, बाय द रोड, बाय द एयर, ऐसा नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते। और कह रहा है हम कब यूज करते हैं और हम कब यूज कर सकते हैं। तो देखो वही चीज बार बार है, अगर हम किसी चीज के बारे में स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक मतलब हम किसी को डिफाइन कर दे रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आएगा ही आएगा। ये तो आप मतलब कहीं पे लिखा भी ना तो आप समझ लो मीनिंग की क्या उसका डेफिनेट आर्टिकल। अगर कोई चीज ऑलरेडी डिफाइंड है, स्पेसिफाई हो चुकी है, तो वहाँ पे तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा ही आएगा। किस टाइम पर ट्रेन आएगी हमें नहीं पता, ही ट्रेवल्ड बाय, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने टाइम दे दिया कि उसने किस टाइम पर ट्रेवल से, किस टाइम पर ट्रेवल ट्रेन से ट्रेवल किया। अगर मैंने टाइम दे दिया कि उसने किस टाइम पर ट्रेन से ट्रेवल किया, तो टाइम सर स्पेसिफिक होता है, तो आप लिखोगे द, तो आप लिखोगे द, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट, इन सर्टेन अदर एक्सेप्शंस, इन सर्टेन अदर एक्सेप्शंस, कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एट होम, कभी एट दी होम नहीं होता, ऑन दी टॉप नहीं होता, ऑन टॉप होता है केवल, ऑन द फुट नहीं होता, केवल ऑन फुट होते हैं, ऑन लोन होता है, ऑन द लोन नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ 4 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, तो इन वर्ड्स के साथ भी आप कहीं भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो 4 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और एक लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो कह रहा है he has gone to church, he has gone to the church। अब कह रहे हैं इन दोनों सेंटेंसेस में ना, लिखने में नहीं, इनके लिखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लिखने में तो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दा वाला, लेकिन इस दा की वजह से इनका मीनिंग भी चेंज हो गया, इनका मीनिंग भी चेंज हो गया केवल एक दा लगाने से। तो यानी कि सर चर्च से बिना दा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, लगा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन अगर लगाओगे तो कुछ और मीनिंग आएगा, नहीं लगाओगे तो कुछ और मीनिंग आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या मीनिंग आता है इस दा से। दा अगर हम चर्च वर्ड से पहले लगाते हैं तो कौन सा एक्स्ट्रा मीनिंग आ जाता है, और अगर दा हम हटा दें तो कौन सा मीनिंग हट जाता है। तो पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी इम्प्लाई दैट ही हैज गॉन टू चर्च फॉर यूजुअल पर्पस।
यानी कि यहाँ पे हमने दा नहीं लिखा, यानी हमने डिफाइन नहीं कर रहे हम कुछ भी। दा लिखा है तो हम बेसिकली किसी चीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं। सर आगे कोई डेफिनेट वाला सेंटेंस तो है नहीं बेसिकली, पर दा बेसिकली आता कब है, जब चीज हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर दा नहीं है तो यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे वो चर्च किस लिए गया है, यूजुअल पर्पज से, एक नॉर्मल पर्पज से गया, अपने नॉर्मल काम से किया गया है, मतलब पूजा वगैरह करने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए। बट इन द सेकंड केस ही हैज गॉन देयर फॉर सम अदर पर्पज। सर अब वहाँ पे उन्होंने दा लगा दिया है, तो दा का मतलब ये है कि दा तब आता है जब चीजें डेफिनेट हो, जब चीजें क्या हो, डेफिनेट हो, स्पेसिफिक हो। तो सर अगर दा है तो उसका मतलब ये है कि वो जनरल पर्पज से नहीं गया, वो किसी और पर्पज से गया है, कुछ और पर्पज से गया है। बुक में जब फिलअप्स करोगे तो वहां पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों से कुछ भी कर सकते हो, ब्लैक भी छोड़ सकते हो और दा लिख भी सकते हो। लेकिन जब रियल लाइफ में यूज करोगे उसको एज ए इंग्लिश, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बता रहे हो कि मैं इस जगह पर नॉर्मल काम से गया हूँ, तो तब दा का यूज मत करो। फिर आप बता रहे हो कि मैं पर नॉर्मल काम से नहीं, मैं किसी स्पेसिफिक काम से गया हूँ, किसी और स्पेसिफिक काम से, तो फिर आप वहाँ पे दा का यूज करोगे। तो वो कह रहा है वो किसी दूसरे पर्पज से गया है, पॉसिबली टू डू अ जॉब, हो सकता है वो किसी जॉब के लिए गया हो। सिमिलरली नोट द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग सेंटेंस, आप दूसरे सकते हो, कर सकते हो। सम स्टूडेंट्स डिड नॉट कम द स्कूल। सब बच्चे स्कूल नहीं है, तो बच्चों का तो यूजुअल काम होता है, बच्चे स्कूल में आते ही आते हैं। लेकिन सेकंड वाले लिखा है माय फादर, अगर सोचो यहाँ पे डिड नॉट ही होता, सेम सेंटेंस आता है माय फादर डिड नॉट कम द स्कूल, तो फादर रोज छोड़ आते हैं। फादर का क्या यूजुअल काम होता है स्कूल आने का, या इनको कभी कभी आते हैं, बताओ। फादर तो कभी कभी आते हैं ना। तो वो चीज है, जब केस कैसे निकल रहा है यूजुअल, तब तो दा का यूज नहीं करोगे। जब पर्पस कुछ और निकल रहा हो तो आप दा का यूज करोगे, है ना। अदर कॉमन वर्ड्स इन दिस काइंड, यानी इसी कैटेगरी में, इसी दा वाली कैटेगरी में और कौन कौन से वर्ड हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, है ना। और लिखो और ऐड कर लो यहाँ पे, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, बाद में याद ना रहे फिर हमें, है ना, मॉस्क, चर्च, ठीक है, फेयर, फिर मतलब मेले वाला फेयर है ये, है ना। जनरली मेले में हम क्यों जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्पज में मेले में इसलिए गया हो कि उसका कोई घर वाला खो गया हो तो वो ढूंढने गया है। तो सारे लोग थोड़ी मेले में किसी ना किसी को ढूंढने आते हैं, वो तो इंसान के अलग ही पर्पज हो गया। तो ऐसे केस में भी आपका यहाँ पे दा आ जाएगा। सर क्या ये लिस्ट इतनी सी है या इसमें और ही बढ़ा सकते हैं, और ही वर्ड्स आ सकते हैं, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे स्विमिंग पूल भी लिख दूँ तो सर स्विमिंग पूल भी इसकी कैटेगरी में आ जाएगा। स्विमिंग पूल में जनरली लोग क्यों जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए जनरली। लेकिन हो सकता है किसी को स्विमिंग पूल में कुछ गिर गया हो तो वो ढूंढने चला गया, तो वहां पे दा आ जाएगा। तो ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है, ये लिस्ट लिमिटेड नहीं है, ये कितनी बड़ी हो सकती है, ये हमें थोड़ा अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा। इस तरह के वर्ड आते हैं, बुक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा सच्ची बताऊं तो। रियल लाइफ में आप कैसे इंग्लिश को यूज करते हो वहां पे फर्क पड़ेगा। बुक में हमें क्या पता वो किस पर्पज से बोलना चाह रहा है। अगर बुक में क्लियरली दिया हुआ है पैराग्राफ में कि यहाँ ऐसा सा मीनिंग निकला है कि कुछ खो गई है, अब वो मेले में जा रहा है, तो अब दा का यूज कर दोगे। लेकिन अगर वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ही वेंट टू फेयर, ही वेंट टू डैश फेयर, तो आप कुछ नहीं बता पाओगे कि वो किस पर्पज से आ रहा है। हाँ, आपको इस सेंटेंस से पहले पूरी स्टोरी दे रखी है कि एक बार की बात है, उसके मेले में वो गया था अपनी फैमिली के साथ, एक मेंबर खो गया था, तो अब उसको ढूंढने जाना चाहता है, तो अब ही वेंट टू डैश फेयर आ गया। तो अब यहाँ पे डैश के पे आप दा लगा पाओगे। लेकिन आपको लगता है कि आपके बुक में ऐसे पैराग्राफ देके आपको एक्सेस दी होगी, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब बड़े लेवल पे आ जाओगे तब आपको इस तरह की चीजें दी जाएंगी। तो मैंने आपको उसके लिए सर प्रिपेयर एट कर दिया है। सर जो पहले बुक थी ना 8 तक के, उसमें तो हाँ पैरा बना के दिया होता था। हाँ, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने आपको उसके लिए प्रिपेयर कर दिया है। और प्रिपेयर इसलिए किया बेसिकली क्योंकि आप ही ने कहा कि आपको किसी ने बोला कि कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको जितनी मेरे को लगता है पॉसिबल तरीके हैं, मैं वो सारी चीजें आपको कराता जा रहा हूँ। जिस तरीके से पूछेंगे आपसे मैं उस तरीके से आपको बताता जा रहा हूँ। बी प्रिपेयर्ड। हमसे लिखा हुआ हॉस्पिटल, अरे मेरा भाई हॉस्पिटल में है, तो सब हो सकता है वो बीमार होगा इसलिए होगा। लेकिन अगर कोई नर्स है तो नर्स का तो अलग ही काम होता है, नर्स थोड़ी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आती है, ठीक है। क्रिमिनल इज नाउ प्रिजन, तो क्रिमिनल का तो काम ही है कि वो प्रिजन में रहेगा। लेकिन वार्डन वगैरह रह रही है वहाँ पे, तब उसका कुछ स्पेसिफिक पर्पज हो गया, ठीक है। तो इसको तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा।
इस पूरे पैराग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, इन वर्ड्स को तो नोट कर लो, कम से कम ये तो नोट कर ही लो, और इस लॉजिक को नोट कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, इस लॉजिक को। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स, वो कह रहा है कि इसकी जगह पे हम रिपीट नहीं करेंगे, यहाँ पे ये मत समझना किसकी जगह पे रिपीट करेंगे, इसका मतलब कहाँ कहाँ पे हम रिपीट नहीं करेंगे। तो पहले तो ये समझो आर्टिकल आता कहाँ पे है, नाउन से पहले, नाउन से पहले, ठीक है। लेकिन अगर नाउन से पहले दो तीन आर्टिकल एडजेक्टिव दिए, नाउन से पहले क्या दिए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव दिए, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव दिए, तब ऐसा नहीं करोगे कि हर बार ए लगाते जाओगे, हर बार आर्टिकल यूज करते जाओगे, नहीं, एक ही बार यूज करना है, एक ही बार यूज करना है। जैसे ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है, इसका अगर मैं ये हटा दूं तो इसका मतलब क्या, सी बॉट अ फ्रॉक, सी बॉट अ फ्रॉक, सर ये एक नाउन हो गया, नाउन से पहले क्या हो गया, आपका ये आर्टिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे इतना लिखा हो, सर अगर ये लिखा हो यहाँ पे सी बॉट अ ब्लू फ्रॉक, सी बॉट अ ब्लू फ्रॉक, तो ये भी यहाँ तक भी ठीक है सर, ये तो आएगा ही आएगा। सर ये तो ऐसा नहीं आएगा सी बॉट ब्लू अ फ्रॉक, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास भी है कि सेंटेंस कैसे बनता है। अगर एडजेक्टिव और नाउन एक साथ दिए हुए हैं तो सर हम इनको एडजेक्टिव वाले नाउन बोलते हैं, तो हम एडजेक्टिव से पहले ही ए लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद ही लगाते हैं, एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। लेकिन गलती से अगर आपको दो एडजेक्टिव दे दिए तो ऐसा मत कर देना ही बॉट, तो ऐसा मत कर देना, कैसा नहीं कर देना, ही बॉट अ पिंक एंड अ ब्लू फ्रॉक, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही, एक बार ए लिखा है तो इसका ऑलरेडी इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि एक पिंक है और एक ब्लू है, यानी टोटल आके उसने दो लिए हैं, लेकिन पिंक पिंक कलर वाली एक है और ब्लू ब्लू कलर वाली एक है, ठीक है। तो पढ़ो क्या लिखा है, जब दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव दिए हों, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव दिए हों किसी नाउन से पहले, तो आर्टिकल जो यूज होता है वो कहाँ पे होगा, एक तो एक ही बार होगा, और कहाँ पे होगा, फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले, फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले। बट एक केस है, बट एक केस है, क्या केस है यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक केस है, लेकिन इंग्लिश में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं सेम नाउन को तब ये वाला रूल लगेगा, तब ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया था, थोड़ा मैं सही कराता हूँ उसको, ठीक। और एक यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा डिफरेंट नाउन, हाँ। बेसिकली क्या है, ये दो रूल है, एक रूल तो ये वाला है ना डिफरेंट नाउन्स वाला, है ना डिफरेंट नाउन्स वाला, ठीक है। ये फर्स्ट का एग्जांपल है और ये सेकंड का। देखो जब हम ऐसा लिखते हैं ना, सी बॉट आ पिंक एंड ब्लू फ्रॉक, तो इसका मतलब ये है कि उसने फ्रॉक तो एक ही खरीदी, फ्रॉक तो एक ही खरीदी, उस फ्रॉक के अंदर दो कलर है, फ्रॉक के अंदर दो कलर है, फ्रॉक के अंदर दो कलर है। लेकिन अगर मैंने इसके बीच में ए लगा दिया गलती से, तो उसका मतलब ये होगा कि उसने एक तो पिंक खरीदी है, एक तो पिंक खरीदी और एक ब्लू खरीदा, इसका मतलब हो गया उसने दो खरीदी है, एक एक दोनों खरीदे हैं, एक एक दोनों खरीदे, उसने ईच खरीदी है, इसका मतलब क्या हो गया ईच, उसने दोनों ही खरीदे हैं। ऐसे का अपलोड हो गया होगा, मैंने थोड़ा बीच में कंफ्यूज कर दिया था, वो मैंने बीच में गलत बता दिया बेसिकली। यानी कि अब ये भी देखो एग्जाम में तो हमें बुक में तो पता चलेगा नहीं, रियल लाइफ में बस आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने एक ही चीज खरीदी है, अलग अलग कलरफुल वाली, अलग अलग फीचर्स वाली, अलग अलग क्वालिटी वाली, तो आप एक बार ए लिखोगे, तो आप एक बार आर्टिकल यूज करोगे। लेकिन आपने एक चीज अलग अलग खरीदी है, एक चीज अलग अलग खरीदी है, आपने खरीदे स्टॉक ही है, लेकिन चार पांच स्टॉक खरीदनी है अलग अलग कलर के, तो आप बार बार ए लगाओगे, तो आप बार बार आर्टिकल्स का यूज करोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। ये बस लास्ट ही रूल रह गया है। फिर कह रहा है when two or more connections, पहले एग्जांपल पढ़ लें, the painter and the sculptor had come, और the painter and the sculptor had come, देखो यहाँ पे वही चीज है, ये सेम रूल है, सेम रूल है। पहले इस पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, when two or more connected nouns, when two or more connected nouns, connected nouns मतलब क्या, ऐसे नाउन जिनके काम थोड़े से सिमिलर हो, थोड़े काम कैसे हो, सिमिलर हो। कनेक्टेड नाउन मतलब क्या, ऐसे नाउन जिनके वर्ब कैसी हो, थोड़े और सिमिलर हो, थोड़े और सिमिलर हो। अभी क्लेरिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है, जैसे पेंटर स्कल्पचर, पेंटर और स्कल्पचर, पेंटर पेंटर और स्कल्पचर,
तो पेंटर का काम भी क्या होता है, कुछ पेंटिंग वाला काम, स्कल्पचर का काम क्या होता है, डिजाइन वगैरह बनाना बेसिकली। तो थोड़े बहुत काम मिलते जुलते हैं। थोड़े बहुत काम कैसे हैं, मिलते जुलते हैं। दोनों के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, दोनों के लिए आपको कैसे क्रिएटिविटी चाहिए। कैसे नाउनों को बोलते हैं कनेक्टेड नाउन। तो वो कह रहा है अगर ये कनेक्टेड कनेक्टेड नाउन जो है एक ही पर्सन को रेफर करते हैं, किसको, एक ही पर्सन को। सेम पर्सन मतलब क्या, अगर दोनों काम करने वाले पर्सन एक ही, क्या है, क्या है, एक ही है, तो आप केवल एक ही बार एडजस्ट करोगे, तो आर्टिकल यूज करोगे, तो आर्टिकल यूज करोगे, वो भी फर्स्ट नाउन के साथ, वो भी किसके साथ, फर्स्ट नाउन के साथ। लेकिन अगर वो कनेक्टेड नाउन, अगर वो कनेक्टेड नाउन रेफर करते हैं दो अलग अलग लोगों को, दो अलग अलग लोगों को, तब अलग अलग यूज करोगे। तो आप क्या करोगे, बिफोर ईच, यानी हर किसी के साथ यूज करोगे, हर किसी के साथ यूज करोगे। यानी वही बात है, अगर यहाँ पे दा लिखा हुआ है केवल एक के साथ, तो यानी दोनों पर्सन एक ही, दोनों पर्सन क्या है, एक ही है। लेकिन अगर दोनों से पहले दादा लगा हुआ है, दोनों से पहले, तो उसमें दोनों पर्सन क्या है, अलग अलग है, दोनों पर्सन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये वाला आपको बुक में पता चल सकता है, ये वाला आपको बुक में पता लग सकता है। पता है कैसे, यहाँ पे तो ये पास्ट में बनाया गया, तो पास्ट में तो हेड ही होता है, चाहे सिंगुलर से प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता, तो सर यहाँ पे आता हैज, और यहाँ पर क्या आता, हैव। तो आपको समझ में आता है, हैव आप देख रहे हैं, हैव तो हैव का मतलब सर जब प्लूरल के केस में, तो सर यहाँ पे पेंटर स्कल्पचर लिखा हुआ है, तो ये प्लूरल कैसे होंगे, प्लूरल तब होंगे जब दोनों अलग अलग होंगे, जब दोनों अलग अलग होंगे। समझ आया। तो आपको थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको इस वाले पॉइंट में केयरफुल रहना पड़ेगा। क्लियर है ये। जी सर। अब एक बार हम करते हैं, आपके ये वाले तो हो चुके थे, ठीक है, नहीं सर, पूरे पूरे नहीं थे, मतलब मेरे जो हमने सर्कल किए ना, ये वाले हो चुके थे केवल सर्कल वाले। हम रिमेनिंग करा कंप्लीट करते हैं। मैं वीडियो को कैसे पॉज कर देता हूँ।